Labs. My name is Anupam. Festival time ख़त्म हो चुका है दोस्तों. Now I think is a very good time to restart our preparation. अगर हम पीछे थोड़ा सा लैग में चल रहे थे या पढ़ाई नहीं कर रहे थे, and we should get serious about our preparation for UPSC CSE 2026. ठीक है. A lot of people have come back after Diwali and they a lot of them had the same doubt कि सर हमें अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या should we continue with the mains preparation. So it is a very important question here and to understand this एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है. अगर आपके मन में स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट भी है कि शायद प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा मेरा फॉर वट एवर रीजन्स, पहली बार दे रहे हैं या पहले कभी नहीं हुआ है, सो आई थिंक नाउ इज अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट स्लोली विद योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन अलॉन्ग विद योर मेंस प्रिपरेशन. पहली बात तो ये, ठीक है. इसके दो रीज़न है. नंबर वन, हमने देखा कि यूपीएससी एग्ज़ाम पिछले कुछ सालों से अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, एंड विद दिस एक्स्ट्रा टाइम एट हैंड वी कैन इंश्योर हम उस तरह से इतना थोरो कवरेज कर लें अपना स्टैटिक का भी एज वेल एज करंट अफेयर्स का भी, एंड सीसैट की भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने का हमें थोड़ा टाइम मिल सकता है, दैट इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हम बीट कर पाए. ठीक है. नंबर टू, अगेन ओवर द नेक्स्ट 6 months इट मे नॉट बी स्मूथ सेलिंग फॉर एवरीबडी. अक्सर ऐसा होता है कि कुछ अनफोर्सिन हो जाता है, हम कुछ एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वट एवर कैन बी द रीजन देयर. सो दिस एक्स्ट्रा टाइम अगेन गिव्स अस दैट क्वेश्चन कि अगर कुछ ऐसा डिसरप्शन हो भी रहा है तो मेरी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक नहीं जा रही है प्रीलिम्स की, एंड बाय 24 May 2026 जब एग्जाम है, आई एम रेडी टू इंश्योर कि इस बार मैं मेंस लिखने जा रहा हूँ और इसी बार मैं मेंस लिखने जा रहा हूँ. ठीक है. सो इसलिए टू आंसर द क्वेश्चन कि अभी हम स्टार्ट करें या ना करें, इफ़ यू हैव द डाउट, नाउ इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट गाइस. स्टार्ट करते हैं इसको. सेकेंड, अब अगर स्टार्ट करना है तो हाउ डू वी गो अबाउट इट. We have seen in the past also there are people who put a lot of effort in this preparation but somehow they fail to clear the exam. उसका क्या रीज़न है? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये है that we do not try to understand the expectation out of this exam कि आप जो एग्जामिनर है उसके एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है उस एग्जाम हॉल में बैठ के कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे, कैसे अटेंड करे क्वेश्चंस और कैसे रिएक्ट करे टू द क्वेश्चन पेपर ओवरऑल. ठीक है. ये समझने के लिए एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को या अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर पाएँ और उसको समझ पाएँ. ठीक है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी हैव डिवाइडेड द प्रीलिम्स प्रिपरेशन इन 5 पिलर्स. ठीक है. सो इन स्मार्ट वर्क लैब्स व्हाट वी डू, हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रीमलाइन तरीके से, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से और एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें. राइट. फॉर दैट वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड TCP प्रीलिम्स, जिसके बारे में मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा, एंड देन आई विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो विच विल डिटेल आउट द एंटायर प्रोग्राम. उसके जो लिंक रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, एंड यू विल बी एबल टू वॉच दैट एज वेल. सो 5 पिलर्स गाइस. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पिलर एज यूजुअल स्टैटिक है. स्टैटिक में हमें ये चीज़ समझनी है कि 35 to 40 क्वेश्चंस हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से आते हैं, एंड इफ़ यू आर एबल टू हैव अ कमांड ऑन दैट, we will be able to get these 35 to 40 questions in our bank directly without any problem whatsoever. ठीक है. Then second pillar is CSAT, जहाँ पे बहुत सारे लोग अब बहुत डरने लगे हैं, and a lot of people are flunking the exam just because of CSAT, because UPSC ने शायद थोड़ा सा गेम को अप कर दिया है CSAT में. So the Achilles heel that CSAT has become, we have to work on that. We have to make sure कि हम इसकी वजह से फेल ना हो जाए. So we'll talk about that also in detail. एक एक पिलर मैं समझाऊंगा अभी. थर्ड पिलर इज PYQ. PYQ में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? PYQ सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. सबको पता है कि यार PYQ करने हैं, PYQ करने हैं, बहुत शोर मचा हुआ है. ठीक है. तो करने तो हैं ही, बट उसको करना कैसे है? जस्ट बाय अटेंडिंग देम, कि एक बार कर लिया आपने माइंडलेसली, इट डज नॉट रियली हेल्प अस. PYQ का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? PYQ का रोल है टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एरियाज क्या हैं, टू अंडरस्टैंड कोर एरियाज क्या है, टू अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है. ठीक है. जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर हम पॉलिटी का एग्जांपल लें कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और वो डायरेक्टली फिर वो बेयर एक्ट टाइप स्टेटमेंट उठा के वहाँ से पूछने की कोशिश करता है, या इस तरह से समझते हैं. जब हम ये एनालाइज भी कर पाते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 9 out of 10 टाइम्स वो क्वेश्चन गलत ही होता है. तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, एंड दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर ऑल्सो, एंड दिस हेल्प्स अस अलाइन आवर प्रिपरेशन, आवर एफर्ट टू व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. ठीक है. देन फोर्थ पिलर इज करंट अफेयर्स.
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स भी करना, राइट। इसमें हमें इंश्योर करना है कि हम राइट सोर्स पे स्टिक करें। अभी हम बात करते हैं डिटेल में इसकी कि कैसे इसको करना है। टीसीपी में हम आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इसकी, जिसमें हम हिंदू और पीआईबी बहुत थॉरली कवर करते हैं, बिकॉज दोज आर द टू मेन सोर्सेज जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट सीरीज या टेस्ट अटेम्प्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर अमंग ऑल द 5 पिलर्स, बिकॉज ये टेस्ट देना, उसको एनालाइज करना और अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना विल इंश्योर कि आपके फर्स्ट 4 पिलर्स बहुत ज़्यादा रोबस्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट। सो टेस्ट सिर्फ देने से मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज में बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों को, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों को। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज वेल इन दिस वीडियो, ठीक है। तो एक एक पिलर करके अगर हम बात करें, द वेरी फर्स्ट पिलर इज द स्टैटिक पिलर, राइट। स्टैटिक में यार मेजर 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, ठीक है। एनवायरमेंट साइंस टेक को हम एक ब्लॉक में क्लब कर देते हैं, इसलिए मैंने 5 बोला है। एंड जितने भी रैंकर्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, एक चीज़ बहुत कॉमन है इन सब में, और या कोई भी सीरियस एस्पिरेंट जिसने शायद अभी फाइनल लिस्ट में नाम भी नहीं है बट प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेता है, सो इनसे जब भी आप बात करोगे एक चीज़ आई थिंक बहुत कॉमन निकल के आएगी कि लिमिटेड सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है और स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई भी और बुक इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। लक्ष्मीकांत इज़ वन बुक, इसमें आप ढंग से कर लें इसको तो आपके पॉलिटी के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर स्टैंडर्ड सोर्स छोड़ के हम कोई और सोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी हमारा एफर्ट ज़रूरी नहीं है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ सोर्सेज, आपके अराउंड बहुत सारे बच्चे होंगे जो अलग अलग किताबें पढ़ रहे होंगे, आपके अराउंड बच्चे होंगे जो शायद कोई एक क्वेश्चन किसी और बुक में मिल जाए, वो बुक लेके आ जाते हैं आपके सामने कि यार इस बुक में से क्वेश्चन आया, देख इसको पढ़ ले, ठीक है। उन सब दोस्तों को बोल दो कि यार ठीक है, ये मैं सब बाद में देख लूंगा, बट पहले मैं अपना स्टैंडर्ड सोर्स कर लूँ। इट बिकम्स वेरी 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 एसेंशियल गाइज कि हम अपने सोर्सेज को लिमिट करके रखें, ठीक है। सो हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में अगेन एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, जीसी लॉन्ग पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एक चैलेंज है, एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, सो वी एट स्मार्टवर्क लैब्स प्रोवाइड यू वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट कंसाइज नोट्स, जिससे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स ज़्यादातर कवर हो जाते हैं और अभी तक का हिट रेट बहुत ही अच्छा रहा है। एंड 95 to 98% क्वेश्चंस के कम स्ट्रेट आउट ऑफ दीज नोट्स, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। एंड फाइनली साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट जो है उसमें तो ज़्यादा फोकस हमें करंट अफेयर्स पे करना है। स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ेंगे डेफिनेटली एनवायरनमेंट का, साइंस एंड टेक का स्टैटिक इतना ज़्यादा पढ़ने की शायद अभी ज़रूरत नहीं भी है। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट कि हम अपना टाइम कहाँ यूज़ करें, ठीक है। जितने भी हमने पिछले 5-7 सालों में क्वेश्चन देखे हैं साइंस एंड टेक के, वो प्राइमरली करंट बेस्ड ज़्यादा होते हैं और बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन थोड़े से कम होते हैं। सो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थिंग, फिक्स सोर्सेज एंड लिमिटेड नंबर ऑफ सोर्सेज, उसी को फिर एज अ सेकंड स्टेप हम उसको बार बार रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, इतना रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है कि सारा टेक्स्ट जो इस बुक में है वो हमारा एक सेकंड नेचर बन जाए कि अगर इस टेक्स्ट में से कुछ पूछा है तो ये तो मुझे आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दैट इज हाउ वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी इतनी कमांड बन जाए, ठीक है। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फर्स्ट पिलर इज सॉल्विंग एमसीक्यूज। एमसीक्यू सॉल्व करने से 2-3 फायदे होते हैं। नंबर 1, एक तो हमें समझ में आता है कि जितना मैंने पढ़ा है उतना याद कितना है और वो मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, ऑफन एमसीक्यू पुशेज यू टू थिंक बियॉन्ड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट आप पढ़ते हैं बट उसका इंटरप्रिटेशन दूसरा हो सकता है। सो एमसीक्यू करते हुए आपको समझ में आता है, अच्छा यार ये चीज़ को ऐसे भी सोचा जा सकता था, ये तो मैंने देखा ही नहीं। So that is the second thing that MCQ helps you understand. And number 3, MCQ also helps you understand the nuances and the finer points within the standard text. Often हम वो मिस कर जाते हैं जब हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, बट MCQ makes you aware of these gaps कि यार ये भी आपने मिस कर दिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखना है, ठीक है। एंड इन्हीं नुआंसेस पे यूपीएससी क्वेश्चन बना देता है और गेम कर देता है और वो गलत कर देते हैं हम वहाँ पे जाके। तो ये चीज़ें एमसीक्यू करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। एंड फाइनली ये सब चीज़ें जब हम करते हैं वी हैव टू कम टू अ पॉइंट जहाँ पे वी हैव टू मेक श्योर कि इफ इट इज फ्रॉम द बुक दैट आई हैव रेफर्ड टू और द नोट्स दैट आई हैव रेफर्ड टू, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट रॉन्ग, नो मिस्टेक्स। स्टैटिक में अगर बुक से आ रहा है, आपके नोट से आ रहा है, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और आई वॉन्ट टू इंश्योर कि वो क्वेश्चन मेरे बैंक में है, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू पिलर 1 थ्रू आवर टीसीपी प्रोग्राम एज वेल।
उसमें हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करेंगे, आई एम गोइंग टू डिटेल आउट अबाउट दैट लेटर, और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट भी साथ में आती है। वीकली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है, एक बार डेली बेसिस पे, एक बार वीकली बेसिस पे, और ये सब मेंटर के गाइडेंस के अंडर चलेगा आपका। और हर हफ्ते के एंड में आपका एक टेस्ट भी होगा टू चेक इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। नाउ स्टैटिक एक बार अच्छे से कर लिया। बहुत सारे बच्चों का जीएस तो प्रॉब्लम नहीं होता है अक्सर कि जीएस तो सर हो जाता है हमारा, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बन गई है आजकल? सीसैट। सो पिलर 2 इज सीसैट एंड इट हैज एक्चुअली बिकम द एक्लीज हील फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हम इसी के चक्कर में अटकते जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और पेनफुल है कि 1-2 नंबर की वजह से हमारा पूरा साल एक सेटबैक में बदल जाता है अनफॉर्चुनेटली। सो वी वांट टू मेक श्योर कि सीसैट तो हमारा इस बार नहीं रुके, और उसके लिए सबसे पहले समझना क्या है? सबसे पहले आपको समझना है कि यार ये एप्टीट्यूड का पेपर है और मैथ्स का तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अप्रोच जो मैंने देखी है इन द पास्ट इज कि बहुत सारे फॉर्मूलाज क्रैम कर लें और फॉर्मूलाज अप्लाई करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लें। वन थिंग टू अंडरस्टैंड गाइज, ये कैट का पेपर नहीं है, ये जीमैट का पेपर नहीं है। इसमें आप बहुत ज़्यादा स्पीड के पीछे भागेंगे तो फर्क नहीं उससे फ़ायदा नहीं होगा, सॉरी। एंड फॉर्मूलाज का रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे आपको अंडर 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है यार ये एग्जाम, ठीक है। 66 मार्क्स इज अ क्वालिफिकेशन पॉइंट, बट वी आर नॉट गोइंग टू टारगेट दैट, वी आर गोइंग टू टारगेट 90+ मार्क्स। 90+ मार्क्स का मतलब है अगर हम 50% पेपर भी ढंग से कर लेंगे तो हमारा 90+ मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। तो स्पीड इज नॉट अ कंसर्न सबसे पहले तो फॉर्मुलेस की रिक्वायरमेट वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे हमें स्पीड पे फोकस करना है, क्योंकि कैट वैट के एग्जाम में 1 मिनट भी नहीं मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड दे आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एक्चुअली। सीसैट में ऐसा नहीं है, दे आर चेकिंग योर एप्टीट्यूड, ठीक है। सो एप्टीट्यूड और लॉजिक बिल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सीसैट प्रिपरेशन रादर देन क्रैमिंग फॉर्मुलास, राइट। और सीसैट का इंपॉर्टेंस हम सभी देख रहे हैं कि यूपीएससी थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी रहा है, तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत अभी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हर मैनेजमेंट के पेपर में एप्टीट्यूड ही चेक करते हैं, ये हमारे जितने भी जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये प्रैक्टिकली एक मैनेजमेंट रोल है। सो यूपीएससी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि मुझे एप्टीट्यूड तो चेक करना ही है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो नहीं बढ़ा सकते, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा के एप्टीट्यूड बेटर चेक कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। सेकेंड थिंग, a lot of you till now used to go with one section in mind कि यार इसके भरोसे निकाल देंगे, and more often than not वो सेक्शन क्या होता था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसको हमने 25 के पेपर में भी देखा, हमने 23 के पेपर में भी देखा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैज़ बीन अ लिटिल ट्रिकी दीज डेज, ठीक है। उसके आंसर्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अक्सर नहीं होते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू रिलाई ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे आर ऑल्सो फ्लंकिंग आउट ऑफ दिस प्रीलिम्स एग्जाम ड्यू टू सीसैट पेपर इटसेल्फ। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इनफैक्ट कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी जो मैथ्स के भरोसे जाते थे, अब वो मैथ्स में भी फ्लंक कर रहे हैं। सो ये बात तो बहुत क्लियर है कि यार एक सेक्शन के भरोसे नहीं जा सकते, हमें तीनों सेक्शन को बैलेंस करते हुए चलना है। उसमें हम क्वांट भी करके जाएं, उसमें हम रीजनिंग भी करके जाएं, उसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करके जाएं, एंड वी इंश्योर कि सीसैट विल नेवर बी अ रीजन कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ठीक है। सो बैलेंस करना है तीनों सेक्शन को। देन नंबर 3, सीसैट इज अनलाइक जीएस, वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस 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 इज द की, एंड आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये सीसैट के पेपर से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कहीं और फिट बैठता है, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेटर होते चले जाएंगे, राइट। सो हमारे यहाँ अगेन सीसैट क्लासेस आर देयर, वी हैव आल्सो पुट दैट अप ऑन यूट्यूब, जो लास्ट ईयर हमने ली थी, and you'll be able to see how our focus is more on building logic rather than solving questions through a lot of formulas. Using a lot of formulas also create a problem कि वहाँ पे हम एग्जाम में प्रेशर में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, अक्सर याद नहीं आता है या गलत याद आ जाता है। ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट 25 का पेपर अगर आप देखेंगे गाइस, तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं हो सकते थे इन टाइम, बट लॉजिक से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। I have also discussed the 23 paper which seemingly was the most difficult paper ever so far, quant का, जिसमें हमने फॉर्मूला सबसे कम यूज करते हुए in less than 1.5 minute every question we have solved, and you will be able to see कितनी आसानी से लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं ओवर यूजिंग द फॉर्मूलास, ठीक है। एंड फाइनली इसमें भी टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं धीरे धीरे तो अक्सर हो जाता है, बट क्या टाइम लिमिट में हम उस लॉजिक को अप्लाई कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे प्रेशर के अंडर, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है. सो टेस्ट विल हेल्प यू फिक्स दैट थिंग एज वेल. ठीक है, सो ये दो पिलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे जीएस में, स्टैटिक का पोर्शन एंड सीसैट तो अपने आप में एक पूरा पेपर है ही. नाउ द थर्ड पिलर which is also very important is the previous year questions that we have to understand. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल गाइस सिर्फ जीएस के लिए नहीं, सीसैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर इज. वो किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब समझने में आपकी हेल्प करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीसैट की बात करें, पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा कि क्वांट में नंबर सिस्टम का रोल कितना ज़्यादा है. ठीक है, एनीवेयर बिटवीन 13 to 17 क्वेश्चंस आर आस्क्ड स्ट्रेट आउट ऑफ नंबर सिस्टम ओनली. राइट, हमें पता है कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे आने ही हैं. हम ऐसे करके वी कैन पिक एंड चूज कौन से एरियाज मुझे करने हैं एंड वी कैन फोकस ऑन आवर एनर्जीज इन अ मोर स्पेसिफिक मैनर, ताकि हम सीसैट को क्लियर कर लें बहुत आराम से. ठीक है, सिमिलरली इन जीएस इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द कोर एरियाज, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिपीटेड थीम्स कि क्या किस किस एरिया पे क्वेश्चन ज़्यादा आने की टेंडेंसी रहती है. ठीक है, हरप्पा पे क्वेश्चन आ रहा है तो हमें पता है कि यार हर ऑल्टरनेट साल में आ ही जाता है. जैनिज्म बुद्धिज्म पे क्वेश्चन आता है, हमें पता है आ ही जाता है. इकोनॉमिक्स की बात करें सो इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन, एक्सटर्नल सेक्टर पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो वी नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज. इस पे हम बहुत आराम से कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम पॉलिटी की बात करें, फंडामेंटल राइट इवन दो इज अ वेरी लार्ज चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी की बात करते हैं, वहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ चला जाता है यूपीएससी. तो ये सब अंडरस्टैंडिंग हमारी पीवाईक्यू को एनालाइज करके ही आएगी. पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि बहुत शोर भी मचा हुआ है कि यार पीवाईक्यू तो करना बहुत ज़रूरी है. पीवाईक्यू करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम माइंडलेसली पीवाईक्यू बस सॉल्व करते रहें. पीवाईक्यू करने का एक्चुअल पॉइंट ये है कि हम उसको समझें कि पूछना क्या चाह रहे हो भैया, और कैसे उसको सॉल्व कर लें हम चीज़ें, और या कैसे हम प्रिपेयर करें उस लाइन में जिस लाइन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. सो दैट इज द आइडिया फॉर पीवाईक्यू एज वेल. तो क्वेश्चन पैटर्न्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे, रिपीटेड थीम्स एंड कोर थीम्स आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी, एग्जामिनर का माइंडसेट बहुत क्लियरली समझ में आएगा. और जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं फिर अपनी प्रिपरेशन के बाद, और आप सॉल्व कर पाते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू बूस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कि ठीक है यार मेरी प्रिपरेशन शायद सही डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने पहली बार ये पीवाईक्यू उठाए हैं एंड आई एम एबल टू सॉल्व देम एंड अंडरस्टैंड देम एज वेल. सो पीवाईक्यू का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साल दर साल वो इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती ही जा रही है. तो वी आर नॉट गोइंग टू अंडरमाइन दैट एज वेल. ठीक है, हम आपको 10 साल के पीवाईक्यू कवर कराएंगे बहुत थॉरली. अच्छा, ये भी है कि लोग 20-25 साल की पीवाईक्यू करने की बात करते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों. पिछले 10 साल के 12 साल की पीवाईक्यू आप उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगा. क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है, फिर एक बार 2017-18 से क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हुआ है. सो इतने क्वेश्चंस जो हैं ये कर लेते हैं तो इससे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है. 2013-2012 से पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो काफ़ी अलग होते थे एज कम्पेयर टू व्हाट इज आस्क्ड इन द पास्ट 10 ईयर्स. सो फोकस ऑन द पास्ट 10-12 ईयर्स, उससे ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को. ठीक है, देन आप लोग सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर्स की हम बात बड़ी देर से कर रहे हैं, फोर्थ पिलर पर लेके आए हैं. सो गाइज रीजन उसका ये है कि करंट अफेयर्स दो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट this comes after you are thoroughly done with your static and you are thoroughly done with your CSAT. क्योंकि जैसे मैंने बोला CSAT तो हम रीज़न बनने दे ही नहीं सकते हैं पेपर क्लियर ना होने का, और स्टैटिक पे अगर आपकी कमांड नहीं है तो करंट अफेयर्स करने में थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग जाता है और डायरेक्शन थोड़ी मिस हो जाती है. ऑल्सो पीवाईक्यू का रोल करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में भी काम आता है. राइट, आपको ये समझ में आता है पीवाईक्यू देख के कि करंट अफेयर्स में अगर कोई टॉपिक है साइंस एंड टेक का, या अगर कोई टॉपिक है एनवायरमेंट का, what kind of options or what kind of details UPSC expects you to know for that particular topic. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक टॉपिक है तो उस पर हम रिसर्च कर लें. हमें 3 या 4 पॉइंट पता होने चाहिए. आई विल अगेन इन डिटेल टेल यू इन द करंट अफेयर्स वीडियो दैट आई एम गोइंग टू मेक सून कि करंट अफेयर्स को हैंडल कैसे करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई एनवायरमेंट का करंट अफेयर्स है, लेट्स से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पे अगर क्वेश्चन है, तो क्या क्या आप प्रिपेयर करते हैं कि भाई कौन क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कौन इशू करता है, राइट, इसके क्या फ़ायदे या नुकसान है, नंबर 1. देन इंडिया में किस किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये चीज़ें तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं. यूपीएससी क्या पूछता है कि वंस अ बीच गेट्स अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन व्हाट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन विल बी इम्पोज्ड
ऑन द एक्टिव टाइप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेकन अराउंड दैट एरिया। तो ये चीज़ हम प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होगी? ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी पीवाईक्यू करके, ठीक है। सो पीवाईक्यू से हमें करंट अफेयर्स को कैसे हैंडल करना है ये भी समझ में आता है। इसलिए करंट अफेयर्स करने से पहले हम स्टैटिक और पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग बनाएं तो ज़्यादा इफेक्टिवली हम करंट अफेयर्स कर पाते हैं। ये तो बात हुई कैसे स्टार्ट करना है। अब कहाँ से करना है करंट अफेयर्स के लिए? गाइस मैं बोलूँगा बहुत कॉन्फिडेंस से कि देयर आर ओनली 2 राइट सोर्सेस, ठीक है। एक है पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट हैंडल है, और एक है द हिंदू न्यूज़पेपर। इंडियन एक्सप्रेस भी है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इंडियन एक्सप्रेस भी तो है, बट अगर आप पीआईबी और हिंदू कर लेते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में मोस्टली सब थीम्स आपको रिपीटेड ही मिलेंगी एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। मेंस की बात अलग है, उसकी हम बात सेपरेटली बाद में करेंगे, बट प्रीलिम्स में जहाँ तक है, अगर आप पीआईबी और हिंदू कर लेते हैं तो आपका 90% आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, और वही एक्सपेक्टेशन भी है। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो हमने क्लासेस ली हैं करंट अफेयर्स की इन टीसीपी प्रोग्राम, उसको हमने यूट्यूब पे पूरा पूरा डाला हुआ है। उसमें पीआईबी और हिंदू बहुत थॉरली कवर किया है। यू कैन गो एंड चेक फॉर योर सेल्फ किस टाइप का हिट रेट रहा है हमारा, ठीक है। मोर देन 17-18 क्वेश्चंस केम स्ट्रेट आउट ऑफ द क्लासेस, ठीक है। आप आराम से जाके चेक भी कर सकते हैं। दिस इज नंबर 2। देन करंट अफेयर्स करना कहाँ से है, सॉरी कितना फोकस किस चीज़ पे रखना है। करंट अफेयर्स को भी हमें बहुत स्मार्टली चेक करके रखना है यार। हमें ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे नहीं चलना होता है इसमें। सो यू हैव टू सी कि जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा रहता है, तो वी आर गोइंग टू पुट अ लिटिल मोर एनर्जी ओवर देयर, ठीक है। देन बाकी चीज़ों पे आप देखेंगे ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, थोड़ा सा रहता है, बट इतना नहीं है। अगर आपने स्टैटिक पे कमांड रखे तो आप क्वेश्चन कर पाते हैं। करंट अफेयर्स में हमें ये भी समझना है कि बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक के करंट के बेसिस पे बन के आते हैं। तो अगर आपका ऑलरेडी स्टैटिक पे कमांड है तो वो हमारा पार्ट बहुत ईजी हो जाता है। अदरवाइज करंट के बेसिस पे हमें वो स्पेसिफिक पार्ट्स को फर्दर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर पे क्वेश्चन आ रहा है या अगर प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि गवर्नर किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में है, या प्रेसिडेंट का कोई रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले एसएचजी पे क्वेश्चन आया था। ऑल ऑफ अ सडन एसएचजी पे क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई रैंडमनेस नहीं है कि यार एनजीओ एसएचजी एक टॉपिक है उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिकॉज एसएचजी वाज इन न्यूज, 10 करोड़ women वर कनेक्टेड विद एसएचजीज एंड इट वाज अ मेजर माइलस्टोन। यूपीएससी प्रीलिम्स में एसएचजी पे क्वेश्चन आ गया। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स को हमें सिर्फ करंट न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, हमें ये भी करना है कि उससे हमें स्टैटिक में कैसे कनेक्ट बिठाना है, और स्टैटिक के कौन से एरियाज हैं जिस पे ज़्यादा फोकस करके हमें रखना है, क्योंकि वो करंट में कहीं ना कहीं न्यूज़ में चल रहे हैं। सो ये 2-3 चीज़ें करंट अफेयर्स में हमें ध्यान रखनी है। वी टेक केयर ऑफ ऑल दिस इन आर करंट अफेयर्स क्लासेस, जो हम टीसीपी प्रीलिम्स में आपको साथ में देते हैं, ठीक है। बहुत कंसाइज, बहुत क्रिस्प क्लासेस होती हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलते हैं उसमें, एज ए सेट कि क्या क्या पॉइंट्स आपको किसी न्यूज़ में पता होना चाहिए वो सब के साथ, एंड इट मेक्स थिंग्स वेरी ईजी टू हैंडल। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। स्टैटिक तो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर्स को भी ऐसे ही मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना है। सो कंसाइज नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक द शॉर्ट रिवाइजेबल नोट्स ऑन योर ओन। अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही बहुत आसानी से, ठीक है। वंस यू हैव दिस शॉर्ट नोट्स यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, एंड अगेन you have to make sure that the current affairs that are there in my notes that become my second nature, and if it is asked I am not going to get it wrong again. That's the point, ठीक है। This is the idea. तो ये आपके फर्स्ट 4 पिलर्स हैं गाइस, जो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिलर 5 इज टेस्ट टेकिंग एंड एनालिसिस। why have I put this as the last pillar? बिकॉज ये वो पिलर है, अगर आपने इसको ठीक से हैंडल किया, ये आपके फर्स्ट 4 पिलर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। टेस्ट देने को भी हम थोड़ा सा, बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहा है पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के दौरान। एक तो हमें लगता है कि यार कितने टेस्ट देने चाहिए। देयर आर पीपल हु विल टेल यू सर 100 टेस्ट, 120 टेस्ट, 150 टेस्ट देते हैं हम। देयर आर पीपल हु विल ऑल्सो टेल यू कि सर 30-40 टेस्ट में भी काम हो जाता है, ठीक है। सो एक तो ये समझना है कि कितने टेस्ट देने ज़रूरी हैं। तो गाइज हमें लगता है कि 30 to 40 टेस्ट आर मोर देन सफिशिएंट, अगर आप उसको ठीक से एनालाइज करके उनमें जो प्रॉब्लम्स है उसको फिक्स कर रहे हैं। 100-150 टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है। आपके पास बेयरली 150 डेज होंगे दिसंबर जनवरी से। अगर आप डेली एक टेस्ट देंगे, उसको रिव्यू कब करेंगे, उसमें गलतियां कब फिक्स करेंगे, वो सब आपकी प्रिपरेशन को ऑफ ट्रैक करने में बहुत आसानी से हेल्प कर देगा। वो हम करना नहीं चाहते। सो 30-40 टेस्ट प्रॉपरली प्लान, प्रॉपरली डिजाइंड,
विच आर डायग्नोस्टिक इन नेचर इन अ मैनर कि हम जब वो टेस्ट दे रहे हैं और उसका जो टेस्ट रिजल्ट है उससे हमें पता चल जाए स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उसको फिक्स करके दोबारा से टेस्ट दे पाएँ. दैट इज वॉट वी हैव टू डू. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. सो 30-40 टेस्ट मोर देन सफिशिएंट होते हैं यार, अगर आप उसको ढंग से करें. पहली बात. दूसरी बात, हम टेस्ट को एक प्रैक्टिस समझते हैं. जैसे मैंने बोला फर्स्ट पिलर में कि आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं. सो लॉट ऑफ पीपल से कि सर हाँ वो टेस्ट तो देना ही है हमें. गाइस, टेस्ट इज नॉट प्रैक्टिस. टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द रीडिंग दैट यू हैव डन. कि जब मैंने इतना सारा कर लिया है, अब मैं उसको देख रहा हूँ कि अगर एग्जाम कंडीशंस में मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं. सो नेवर टेक टेस्ट एज अ प्रैक्टिस ऑफ द जनरल रीडिंग दैट यू आर डूइंग. ठीक है, टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर रीडिंग. तो टेस्ट को टेस्ट की तरह ही रखना है, एक प्रैक्टिस की तरह नहीं, जनरल प्रैक्टिस की तरह नहीं. टेस्ट की प्रैक्टिस यस, बट नॉट अ जनरल प्रैक्टिस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. एंड नंबर 3, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग अ टेस्ट इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू गो बैक एंड रिव्यू इट. सो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एनालाइज करने को, टेस्ट को एनालाइज करने से हमें 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं. पहला कि हम कहाँ फॉल्टर कर रहे हैं, मेरी फैक्चुअल मेमोरी वीक है या मेरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है. पहले तो ये समझ में आता है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे गलत ज़्यादा हो रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, एम आई एबल टू रीड थिंग्स प्रॉपरली. बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं कि सर नोट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, पूछा कुछ और था, लिख कुछ और आए, या सर पहला ऑप्शन देख के मार्क कर दिया, आंसर एक्चुअली थर्ड ऑप्शन था क्योंकि फर्स्ट भी सिमिलर लग रहा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये सब समझने में हेल्प करता है. And number 3, it also helps you to manage time better or to understand if your time management skills are at par with what is required or not. So टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट आप ठीक से कर पा रहे हैं, आप 100 क्वेश्चंस को पूरा प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं, 1 या 2 राउंड ऑफ रीडिंग कर पा रहे हैं, आप OMR टाइमली भर पा रहे हैं या नहीं, आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें टेस्ट में पता चलती हैं. सो पहला स्टेप तो ये. सेकेंड स्टेप, टेस्ट बताएगा आपके कौन से एरियाज वीक हैं. ठीक है. इनफैक्ट हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो एक वन ऑफ अ काइंड डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरीज है. उसमें हम पिन पॉइंट कर पाते हैं स्पेसिफिकली कि विद इन द सब्जेक्ट आपकी क्या वीकनेस है. मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यार तुम्हारी पॉलिटी वीक है इस टेस्ट में क्योंकि पॉलिटी में नंबर कम है. उस केस में आप क्या करेंगे, आप वही चीज़ दोबारा पढ़ के आएंगे जो आपको अच्छी लगती है और जो वीक एरिया है वो वीक रह जाता है. सो थ्रू आवर डायग्नोस्टिक टेस्ट सीरीज एक 3 पेज की रिपोर्ट बनती है. उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करके बता पाऊंगा विद इन पॉलिटी आपकी कहाँ गलती हो रही है. क्या आपका इलेक्शन वाला एरिया वीक है, पार्लियामेंट वाला एरिया वीक है, या आपका जुडिशरी वाला एरिया वीक है, या फंडामेंटल राइट्स वाला एरिया वीक है. तो इससे क्या होता है, हम फोकस अटेंशन करके अपना वो एरियाज को पहले फिक्स कर सकते हैं और फिर बाकी एरियाज को रिवाइज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टेस्ट में हमें डेफिनेटिव इंप्रूवमेंट दिखे. राइट. दिस इज वन ऑफ अ काइंड टेस्ट सीरीज दैट वी रन एंड थ्रू दिस वी हैव सीन डेफिनेट इंप्रूवमेंट्स एंड दिस ओवरऑल अप्रोच has helped our students this year to score above 110-120 marks on a consistent basis. And all of them got to write mains in 2025 itself. So this is what we are trying to achieve here. ठीक है. So test से आपको ये एनालाइज करके आपको ये चीज़ें समझ में आती है. Once you have analyzed it, that is not the end of it. You have to fix those problems as well. ठीक है. So once you have fixed the problem, this process helps you create a positive feedback loop जो आपको consistently improve करने में help करेगा and it will make sure that you are writing the mains in 2026 itself. And that is the target, right? We are here to write mains and not to fail prelims. ये हमें बात हमेशा समझ के रखनी है. 2026 में जो हम तैयारी कर रहे हैं, हम मेंस लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स फेल होने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं. और एक छोटी सी गलती प्रीलिम्स में गड़बड़ कर सकती है. सो वी हैव टू स्टार्ट राइट, वी हैव टू बी ऑन ट्रैक एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से रिक्वायर्ड है. दैट इज द होल आइडिया. ठीक है गाइस. सो एज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग, इस चीज़ को कैप्चर करते हुए, इस 5 पिलर अप्रोच को कैप्चर करते हुए, वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड द कोच प्रोग्राम प्रीलिम्स which we are starting on November 1st as a new batch, and then every 10 days there will be a new batch. Detailing out the components of this program, I'm going to make a short video quickly जिसका आप जो link है that will be in the description below. ठीक है. So that's about it guys for now. Let's start thinking about getting serious about the preparation. अगर आपको हमारे मेंटर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है, अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स दैट आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, और यू कैन ऑल्सो फाइंड द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. राइट. वी आर अवेलेबल ऑल 7 days. आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, मॉर्निंग 9 to evening 9, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. सो थैंक यू वेरी मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रीलिम्स 2026. थैंक यू.